आज हम बैठे हैं किसान नेता राकेश टिकैत जी के साथ में, यहाँ राजस्थान की भूमि में। हम जानना चाहते हैं सबसे पहले कि टिकैत साहब, यहाँ की जो रीजनल इश्यूज हैं, आपको क्या बताया लोगों ने? किसानों से आपकी बातें हुई, यहाँ के ऑर्गेनाइजर से बात हुई, तो यहाँ के क्या इश्यूज हैं और किस प्रकार से बीजेपी सरकार ने यहाँ के किसानों को बिट्रे किया है या धोखा दिया? पॉलिसी है सरकार की, और पॉलिसी एग्रीकल्चर पॉलिसी बहुत पॉलिसी है कि वो सेंटर से चलती है। और एमएसपी का एक बड़ा सवाल है पूरे देश में। एमएसपी पे अगर वहाँ से कानून बन जाएगा तो जो व्यापारी खरीद करेगा उसके नीचे पर खरीदना हो तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट किसान को जाएगा। ये एक बड़ा सवाल है जो भारत सरकार कर सकती है। दूसरे जो स्टेट के इशू है वो बिजली के इशू हो सकते हैं, और जो कानून भारत सरकार बना उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है, ये दो चीज़ है। दूसरा सवाल, आपने एमएसपी की बात की, तो एमएसपी किस प्रकार से ऐसा कानून बनाया जा सकता है जिससे देश भी खुश हो, बाजार भी खुश हो और किसान भी खुश हो? बाजार में तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं जी हाँ, बाजार को क्या सस्ता मिल रहा है। बाजरा यहाँ पे 11 रुपये किलो खरीद होती है, और आटा दिल्ली में आटा 64 रुपये किलो मिले, 65 मिले, 120 रुपये किलो मिले। बाजार को क्या दिक्कत है उसमें? कि जैसे अगर मान लीजिए, आपने कई बार कहा है कि एमएसपी अगर एक लीगल राइट बना दिया जाए तो किसान खुश होंगे। उसको कुछ 2 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा उसको, क्योंकि जो उसकी लागत आ रही है वो महंगी है और वो मार्केट के हिसाब से जिंदा रहना चाहते हैं ना। तो हाँ, मार्केट जिस हिसाब से दूसरी चीजों के भाव बढ़ रहे तो किसान की फसलों के भी रेट बढ़े। अब अगर जी मार्केट की बात करें तो आपने कई बार कहा है कि देश में एक नया कंपनी राज आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप और बताएं हमें। ये तो कंपनी आ रही है ना, ये तो जो भूख पे व्यापार करने के लिए एक नई कंपनी आ गई कि भूख आदमी को कितनी लगेगी उसी हिसाब से उसकी कीमतें तय करेंगे। जो फूड चेन में कंपनी आ रही है बड़ी बड़ी, ये तो सबका इलाज करेंगे। गोदाम बड़े बनाएंगे, जैसे अभी सरसों 1.5 महीना पहले 6,000 रुपये थी, आज 4,000 रुपये आएगी, और डाउन आएगी। जब किसान की फसल आएगी 2 महीने डाउन रेट रहेगा। जब किसान की फसल पूरी कलेक्ट कर कर वो गोदामों में चली जाएगी तो फिर कीमतें बढ़ेगी। यही कंपनी राज है जी। और भारत का भविष्य जो है या कृषि का जो भविष्य है, उसको आप किस प्रकार, आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है अगले 5-10 साल में अगर ये कानून लागू किए गए तो? आंदोलन नहीं होगा जी तो जमीनें सब जाएंगी, 20 साल में जमीनें चली जाएंगी, और 30 साल से 50 साल में इस जमीनों में केमिकल डल जाएगा। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां खेती करेगी और उनका सीधा मकसद खेती करना नहीं है, अनाज उगाना नहीं। वे जमीन में केमिकल इतना डाल देंगे कि यहाँ से 40, 50, 60, 70 साल में यहाँ से छोड़ कर चले जाएंगे जी। और फिर खेल शुरू होगा 70 साल बाद में। खेल शुरू होगा कि जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी, उनको खाने का फूड चाहिएगा, वो बाहर से आएगा, यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगेगी, उसके लिए लेबर चाहिएगी, और ये पूरा देश लेबर में तब्दील हो जाएगा। भूख और लेबर और वोट, 3 चीज यहाँ पर रहेगी। बस 70 साल बाद में असली खेल वो 60 से 70 साल बाद में शुरू होगा। तो आपने युवकों के लिए एक प्रेरणा दी और आपने एक कॉल टू आर्म्स जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, आपने कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस के सामने आंदोलन चालू करें। तो किस प्रकार से देश के बाकी युवा आपके आंदोलन से जुड़ सकते हैं? जुड़ेंगे तो आंदोलन से जमीन बचानी होगी, गांव बचाने होंगे, अपने रोजगार बचाने होंगे, नौजवानी बचानी होगी। कोई तरीका है जो आप बोलना चाहोगे उनको कि क्या करना चाहिए उनको? जैसे अगर आज मैं इलाहाबाद के गांव में बैठा हूँ और आपकी भाषण सुन रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर आप खेती करते हैं तो अपने गांव में जाओ, अपने खेत की मिट्टी को प्रणाम करो, नंगे पैर उसमें चलो और उसको एहसास करो, जो उसकी मिट्टी क्या कहती है उसको एहसास करो। अगर आपका पड़ोसी आपका कटिंग करता है तो उसके साथ में आपका क्या व्यवहार होता है? अगर बाहर की कंपनी आपके साथ में करती है व्यवहार तो उसके साथ में क्या होता है? जो आप लीगल जो फार्म भरते हो, जब आप केसीसी लेने जाते हो, उसमें क्या लिखा हुआ है वो आप पढ़ लो और सब चीज़ समझ में आ जाएगी आपके। जी। एक और प्रश्न की, आपको क्या लगता है इस समय किसान आंदोलन में की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और सरकार की सबसे बड़ी ताकत क्या है इस समय? कमजोरी तो कुछ भी नहीं किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन कमजोर लग रहे जितना जी, वो तो जी जीतेगा, लेकिन हर कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं। कोई चैलेंज नहीं है जी, कोई चैलेंज नहीं, कोई चैलेंज। और सरकार की ओर अगर बात की जाए तो सरकार या प्रशासन, सरकार भाग रही, सरकार मिल नहीं रही,
जी। मिल जाएगी 2023 तक जरूर मिल जाएगी हमें सरकार। जी। हाँ, ढूंढ लेंगे 2023 तक। और जी, क्या यूपी इलेक्शंस में कुछ इसका फर्क पड़ेगा आपको? लगता है कि किसान आंदोलन क्या फर्क पड़ेगा? अभी नहीं वो बात क्या करते जो उनसे डर का भाग जाए सरकार। जी, आखिरी सवाल कि इस आंदोलन ने आपको, आपके परिवार को एक तरह से बदल दिया, क्योंकि आपका एक बहुत ज़्यादा पर्सनल कॉस्ट रहा है इस आंदोलन में, तो क्या लगता है कि किस प्रकार से आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन? हमें कुछ नहीं, हम तो वही खेती करने वाले। जी। हाँ, अपने खेत में काम करें। जो जिम्मेदारी पिछले 30 साल से सरकार ने समाज ने दे रखी वही कर रहे, और परिवार को पिछले 1200 साल से दे रखे। जी, तो हमने कुछ नहीं बदला। मेरा कहने का मतलब ये था कि आपने कई बलिदान दिए आपने इस आंदोलन के लिए, आपके ऊपर बड़े अटैक हुए, आपके ऊपर लोगों ने पता नहीं अब अनाप शनाप बोले दो, हमको काले झंडे दिखाए थे। हमको बहुत थोड़ा है कि कोई दिखा लो, काले झंडे दिखा लो, हमारे पुतले फूंक लो, हमारे कुछ हो लग रहा। हम रोज भी फूंकते हैं, पाती फूक रोज फूंक लो पुतला। जी। तो हमारे को कुछ नहीं पड़ता, हम मानसिक टेंशन नहीं लेते हम कहीं की। जी। हाँ। तो जी, अभी काफी लोग इस आंदोलन को प्रोटेस्ट कह रहे हैं, बल्कि असली में ये एक क्रांति है। उन लोगों के लिए आप ये क्या कहना चाहेंगे अंत में? ये तो वैचारिक क्रांति है, और वैचारिक क्रांति परिवर्तन जाती है, इसमें शामिल हो जाओ।